Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Audio video clear है. चलिए. So we have started the PYQ series for SSC JEE. हमने PYQ series start कर रखी है SSC JEE के लिए. कल इसकी पहली क्लास थी. The first of the topic that we have taken is theory of structures. पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया theory of structures है. आज दूसरा लेक्चर है. We'll continue with that. उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के PYQ तो हम कर ही रहे हैं. SSC JEE के लिए डेली क्लास लगेगी आपकी. योर क्लास इज बीइंग शेड्यूल फ्रॉम 8 PM to 9 PM. इसी चैनल पे होगी रोज. नेक्स्ट आपका सेशन भी क्रिएट हो गया. योर स्पेशल सेशन इज ऑल्सो बीइंग क्रिएटेड इन विच विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंटल साइंस. ये आपके गेट के लिए नई स्ट्रीम है, नया एवेन्यू है सिविल इंजीनियर्स के लिए. दे कैन अप्लाई फॉर द गेट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑल्सो. तो 50% के आसपास सिलेबस सिविल का ही है. जो बचा हुआ 50% है वो मैं स्पेशल क्लास में कवर करा रहा हूँ. ये वाली क्लास इस क्लास के जस्ट बाद है. तो 9 से 10 बजे के बीच में स्पेशल क्लास के ऊपर होती है क्लास. नेक्स्ट सुपर कॉम्बो ऑफर इज बीइंग लॉन्च फॉर यू. इफ यू टेक गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year, you will get 12 month of subscription of SSC and JEE and AE examination along with this. तो क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में SSC JEE और AE के काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं, तो पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा. द इंटायर प्लेटफॉर्म विल बी ओपन फॉर यू. देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून, सो इट इज द एप टाइम यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. देन ऑन 17th of July आपका कॉम्बैट है. इट इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज इन विच यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप अप टू 90%. Next, a new initiative is being launched from 1 July to 15th of August, in which you can learn with the top of the educators. Concept based learning होगी इसके अंदर. You can take the quiz, you can check your preparation, और जो भी rankers होंगे they will get featured in the leaderboard of the Unacademy channel. देन प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल हैं आपके पास. प्रिंटेड नोट्स फॉर गेट आर ऑल्सो अवेलेबल. तो जिनके पास भी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, दे कैन अवेल द प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो. वो प्रिंटेड नोट्स भी ले सकते हैं. देन द एडिशनल फीचर्स ऑफ द आइकॉनिक कैन बी अवेल्ड एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ओवर द प्लस सब्सक्रिप्शन. देन 0% EMI का भी ऑफर अवेलेबल है आपके पास. यू कैन अवेल 0% EMI ऑल्सो. देन गेट 23, ESC 23, गेट 24, ESC 24 के लिए भी नया बैच लॉन्च हुआ है. 7 जुलाई को लॉन्च हुआ है. बायलिंगुअल है. द टॉपिक विच इज बीइंग स्टार्टेड इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. तो SSC JEE का भी बैच आपका स्टार्ट हो गया है. इनफैक्ट आज ही बैच स्टार्ट हुआ है 14 तारीख को. एक बैच आपका SSC JEE का 21 जुलाई को स्टार्ट होगा, बैच बी. इन दैट आई विल बी टेकिंग BMC. उसमें मैं BMC स्टार्ट कर रहा हूँ. तो उसमें BMC स्टार्ट होने वाली है. क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? सवाल याद है क्या? ये लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. तो विल ट्राई टू फिनिश दिस फाइल टुडे. अप टू 12 कर लिए थे. आज इस फाइल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. 25 सवाल है इसके अंदर. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? इसमें से कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है? पहला है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, दूसरी है कंटिन्यूअस बीम, तीसरी है 3 इंच आर्च, और फिर है 2 इंच आर्च. कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट. द फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर. तो पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर का. सो दिस इज द प्रॉप्ड कैंटिलीवर. कल तरीका बताया था मैंने आपको. स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, यानी ds की वैल्यू 0 होनी चाहिए. So for statically determinate structure, the value of ds should be equal to 0. Degree of static indeterminacy 0 होनी चाहिए. ds की वैल्यू कितनी होगी? प्रॉप्ड कैंटिलीवर है. प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ds की वैल्यू कितनी मिलेगी? नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 + 1.
सो 3+1 नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है हमारे पास 3, कुछ भी नहीं है, जनरल लोडिंग ले रखी है। इफ नथिंग इज गिवन टू यू जनरल लोडिंग इज टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसका मतलब क्या निकल के आया, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इट्स इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। देन कंटिन्यूअस बीम, फिर है हमारे पास कंटिन्यूअस बीम। ठीक है भैया, अब अगर कंटिन्यूअस बीम है तो उस केस के अंदर डीएस की वैल्यू कितनी होगी। सो वी आर हैविंग कंटिन्यूअस बीम, निकालो कंटिन्यूअस बीम। सो कंटिन्यूअस बीम, सो दिस इज अवर कंटिन्यूअस बीम। अब इसने मुझे ये नहीं बताया कि सपोर्ट कितने हैं, और भी हो सकते हैं आगे। अब कंटिन्यूअस बीम में सपोर्ट और भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वॉट एवर इज द केस। तो मैंने आपको 3 सपोर्ट लगा के दिखाए हैं कंटिन्यूअस बीम के लिए, मिनिमम मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मैं डीएस की वैल्यू निकालूं, डीएस की वैल्यू 2 3 4, 4 तो होंगे ही होंगे ये रिएक्शंस। तो ये 4 रिएक्शंस तो मिलेंगे, तो मैं क्या लगाऊंगा, ग्रेटर देन 4। इसके बाद ज्यादा भी तो हो सकते हैं, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होंगी, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होंगी, तो डीएस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो डीएस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो 4 या 4 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है, इंडिटरमिनेट है। तो मैंने जो भी आपको कंटिन्यूअस बीम बना के दिखा रखी है, इसमें 4 रिएक्शन है, तो आगे भी तो एक रोलर और हो सकता है, आगे 2 रोलर भी और हो सकते हैं, 3 रोलर भी और हो सकते हैं, 4 भी और हो सकते हैं। इसका मतलब डीएस की वैल्यू क्या होगी कंटिन्यूअस बीम के लिए, 1 या 1 से ज्यादा। ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट व्हिच आई हैव रिटन। तो 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है डीएस, यानी इन एनी केस रहेगा तो इंडिटरमिनेट ही। फिर क्या पूछा इसने, फिर बोला है 3 इंच आर्च। अब अगला बोलता है ये 3 इंच आर्च है, तो 3 इंच आर्च, तो ये हमारी 3 इंच आर्च है। So 3 hinged arch. So this is 3 hinged arch. So 3 hinged arch. DS की वैल्यू कितनी होगी? What about the value of DS? 3 hinged है, DS की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? If you are having 3 hinged arch, what about the value of DS? जीरो कैसे निकाली? जीरो कैसे कैलकुलेट करिए 3 इंच आर्च की? प्रेम रंजन, तुषार सैनी, ब्रजेश साहू, how you have found this value to be 0? 4 minus 4, 4 minus 3 minus 1, एक इक्वेशन एक्सटर्नल आ गई। एक इक्वेशन किसकी वजह से आ गई? एक इक्वेशन किसकी वजह से आ गई है? वन इक्वेशन इज ड्यू टू व्हाट? हिंज, बिल्कुल सही बात है। सो 4 माइनस 3 प्लस 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो हिंज है वो भी क्या करेगी, एक्स्ट्रा इक्वेशन प्रोवाइड कर देगी, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इक्वेशन, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो डीएस की वैल्यू 0, तो 3 हिंज आर्च क्या हो गई हमारी, ये हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। एक और दे रखा है आपको 2 हिंज आर्च, तो 2 हिंज आर्च, सो दिस इज अवर 2 हिंज आर्च। डीएस की वैल्यू कितनी है? डीएस की वैल्यू है 4 माइनस 3 1, तो इनडिटरमिनेट। क्लियर है? तो मैंने सबकी आपको डीएस निकाल के दे दिया। आई फाउंड द डीएस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर लगे हुए थे सबकी डीएस कैलकुलेट करके दे दी, ताकि आपको तरीका भी पता चल जाए, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीएस। बेटा आज आज मूड नहीं है, फालतू की बकवास मत करो, मेरे को टॉपिक पूरा खत्म कराना है, कल करेंगे अपन, ठीक है? हो गया, रोज रोज अच्छी नहीं लगती, चुपचाप बैठ के पढ़ो।
क्लियर है सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। देखिए क्या पूछा है, पिक अप द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फॉर दोज शोन इन द फिगर। सो पिक अप द इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब सवाल बोल रहा है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर निकालो। जितने भी स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं सारे के सारे कैसे हैं? जितने भी स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं सारे के सारे फ्रेम्स हैं ये जितने भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं सारे के सारे फ्रेम्स हैं। फ्रेम में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालने के खूब सारे तरीके हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा तरीका पता है, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। सबसे बेसिक तरीका है, आप क्या करोगे, हर जॉइंट पे कैलकुलेट कर लोगे डीएस की वैल्यू। सबसे बेसिक तरीका है, आप हर जॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर लोगे, डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। पर अगर आप हर जॉइंट पे डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मैं वो भी कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो। तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आई डिस्कस बोथ दी मेथड्स। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट दी सेकंड मेथड? तो बेसिक मेथड है, कभी गलती नहीं होगी उसके अंदर। एक बेसिक मेथड है जिसमें कभी गलती नहीं हो सकती, नेवर यू विल फॉल रॉन्ग इन दैट। दी सेकंड मेथड जो हम एग्जामों के लिए पढ़ते हैं, जिससे सवाल जल्दी हो जाते हैं। तो आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, और 4 ट्रस्ट दे रखे हैं इससे, आप 4 फ्रेम्स दे रखे हैं इससे आपको, 4 फ्रेम्स आर गिवन टू यू। अब 4 फ्रेम में कैलकुलेशन करना है, यानी कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए हमारी। तो मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ। सारी फ्रेम्स 2D है, ऑल दी फ्रेम्स आर 2D। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी फॉर 2D फ्रेम्स इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश। इसमें C क्या होता है? C होता है नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कितने कट लगाने हैं आपको फ्रेम के अंदर ताकि वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाए। R डैश का मतलब क्या है? R डैश मतलब यह है कितने रिस्ट्रेन आपको लगाने पड़ जाएंगे टू मेक ऑल दी जॉइंट्स रिजिड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, C का मतलब क्या है, कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको टू मेक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। R डैश का मतलब क्या है, कितनी रिस्ट्रेंट्स आपको लगानी पड़ जाएंगी ताकि सारे जॉइंट क्या बन जाए, रिजिड बन जाए। तो एक बार मैं इस मेथड से आपको डीएस कैलकुलेट करके दे रहा हूं, फिर बेसिक तरीके से भी निकाल लेंगे। देन विल फाइंड यूजिंग बेसिक मेथड, ताकि दोनों मेथड आपके कवर हो जाए, साथ में थ्योरी भी कवर हो जाएगी आपकी। तो पहले इस मेथड को यूज करते हैं। तो पहली चीज, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड, मेरे को उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, जब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब भी ध्यान रखा जाता है 3-4 बातों का। जब भी आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे 3-4 बातों का ध्यान रखोगे। पहला, ट्री की एक ही रूट होनी चाहिए। ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकती। क्लियर है चीज? ट्री के अंदर कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। ट्री के अंदर कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप कट करोगे कोई भी ब्रांच गिरनी नहीं चाहिए। नन ऑफ द ब्रांच मस्ट फॉल ऑफ, सारी ब्रांच रूट के साथ अटैच होनी चाहिए। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखते हैं जब भी हम कट लगाते हैं। तो मैंने आपको साथ में थ्योरी भी बता दी। अब पहला केस देखते हैं। पहले केस में मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे ताकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए? एक कट से काम चल जाएगा। जैसे ही मैंने एक कट लगाया, तो मैं साथ में डायग्राम भी बना के दे रहा हूं आपको। तो एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर मेरा ये बना, और दूसरा क्या बना, दूसरा ये बना। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही मैंने कट लगाया यहाँ पे, एज सुन एज आई हैव अप्लाइड द कट, बन गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो हम बोलेंगे ds की वैल्यू 3 × 1 माइनस R डैश। अब R डैश कितने रिएक्शंस या कितने रिस्ट्रेंट्स आपको लगाने हैं ताकि ये क्या बन जाए, ताकि सारे जॉइंट्स रिजिड बन जाए। ये क्या है, पिन जॉइंट है। इसमें कितनी रिएक्शंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये रिजिड बन जाए? इसमें कितनी रिएक्शंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये रिजिड बन जाए? R डैश की वैल्यू 1। यहाँ पे कितनी रिएक्शंस लगानी पड़ेंगी ताकि ये रिजिड बन जाए? हाउ मेनी रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड सो दैट इट बिकम्स रिजिड? यहाँ पे मेरे को रोलर है, एक रिएक्शन ही अवेलेबल है, बाकी 2 डायरेक्शन में फ्री है, तो 2 लगानी पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे R डैश की वैल्यू कितनी है, 2। तो टोटल R डैश कितना हो गया, 1 + 2। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 3 - 3 0। तो पहले केस में 0 है। इसमें कोई भी डाउट हो किसी को? एनी ऑफ द डाउट इन दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? तो ये थ्योरी कंप्लीट हो रही है, सवाल नहीं है, ये थ्योरी है पूरी। अब दूसरे में अप्लाई करते हैं। दूसरे में कितने कट चाहिए, एक ही कट चाहिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये बन गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो ds की वैल्यू 3 × 1, एक ही कट की रिक्वायरमेंट है, माइनस R डैश। कितनी रिएक्शंस चाहिए यहाँ पे, तो हाउ मेनी रिस्ट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड इसको रिजिड बनाने के लिए? ओनली 1। कौन सी मोमेंट लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे मोमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, हॉरिजॉन्टल रिक्वायरमेंट भी है, तो 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 1, कमिंग आउट टू बी हाउ मच, सॉरी 0।
सो 3 माइनस 3 0। क्लियर है? नेक्स्ट केस, कितने कट की रिक्वायरमेंट है ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए? हाउ मेनी कट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर? एक ही कट की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन कट इज रिक्वायर्ड। तो ds की वैल्यू हो गई 3 इंटू 1, सो 3 इंटू 1। बेटा आंसर से मतलब नहीं है, मुझे कंसेप्ट बताना है। नेक्स्ट, कितने रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड है? दोनों जगह एक एक स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों जगह एक एक स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 1। तो इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर सी क्या हो गया, यानी फिगर 3 क्या हो गई? इनडिटर्मिनेट हो गई। फिगर 3 इज इनडिटर्मिनेट। आर नहीं है नवल सोलंकी, आर डैश है ये। आर नहीं है, आर डैश है। आर हमने क्या बोले थे पीछे? रिएक्शंस बोले थे। आगे बढ़ते हैं। कितने कट की रिक्वायरमेंट है? एक ही कट की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन कट इज रिक्वायर्ड। सो 3 इंटू सी माइनस 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 आर डैश इज 1, यहाँ पे आर डैश इज 1। हिंज r dash is m minus 1, so 2 minus 1 1, so this is equal to 1 plus 1 plus 1, comes out to be how much? 0। केस 1 एक बार और। केस 2 समझ में आ गया ऋषभ कुमार? केस 2 समझ में आ गया आपको? केस 2 में कोई डाउट है? एनी डाउट इन केस 2? ऋषभ कुमार जल्दी फटाफट बताओ। अब बताएंगे नहीं। केस 1 में ही डाउट है? अरे केस 1 केस 2 सेम है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूं। केस 2 समझ में आ गया आपको? तो केस 2 अगर समझ में आ गया तो केस 2 केस 1 सेम ही तो है। अरे एक मेंबर और बढ़ा दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया? फ्रेम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। तो फिर भी बता देता हूं, कितने कट की रिक्वायरमेंट है? एक कट की रिक्वायरमेंट है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। कितने रिस्ट्रेंट्स चाहिए इसको रिजिड बनाने के लिए? 1। यहां पर कितने चाहिए? 2, सो 3 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2। मैं हमेशा बेसिक मेथड से करता हूं, मुझे इसकी फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल आप बेसिक मेथड से करो। डी वाले में हिंज पर एम मतलब मोमेंट है क्या? एम मतलब मेंबर है। हिंज में एम मतलब मेंबर है, कितने मेंबर जुड़े हुए हैं हिंज से? एम मतलब मोमेंट नहीं है, एम मतलब मेंबर है। तो अगर इस हिंज पे 3 मेंबर लगे हुए होते, अगर इस हिंज पे 3 मेंबर लगे हुए होते, तो मुझे कितने रिस्ट्रेंट्स लगाने पड़ते इसको रिजिड बनाने के लिए? 2 रिस्ट्रेंट लगाने पड़ जाते। क्लियर है? सबसे इजी नंबर ऑफ अननोन, सब नंबर ऑफ अननोन। बेटा इजी डिफिकल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरे लिए सारे बराबर है, मेरे लिए सारे मेथड बराबर है, कोई इजी हार्ड नहीं है। अगर आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है, एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब ये तो मेरा पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? व्हाट द सेकंड मेथड अवेलेबल? आप हर जॉइंट पे डीएस निकालो हर जॉइंट पे डीएस। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर मत बोलना कि सर कैसे बता रहे हैं। चलो पहला जॉइंट पकड़ा, सी जॉइंट पे कितनी रिएक्शंस है? तो जब मैंने सी जॉइंट पकड़ा, सी के साथ मेंबर भी है, ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों निकालनी पड़ती है। तो सी पे मेरे पास कितनी रिएक्शंस अवेलेबल है? हाउ मेनी रिएक्शंस आर अवेलेबल? सी पे कितनी रिएक्शंस अवेलेबल है? हाउ मेनी रिएक्शंस आर अवेलेबल? 2 रिएक्शंस अवेलेबल है, एक मेंबर लगा हुआ है। मेंबर में कितने फोर्सेज है अननोन? 3 फोर्सेज है अननोन। सो 2 प्लस 3, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो कितना आ गया? 2। मैंने इस मेंबर को कंसीडर कर लिया, तो मेंबर को काट दिया। मैंने इस मेंबर को कंसीडर कर लिया तो मेंबर को काट दिया। अब मैं बी जॉइंट पे आया, बी जॉइंट पे कोई रिएक्शंस है? नहीं है। बी जॉइंट पे एक मेंबर था हमारा बीसी, इसको आपने कंसीडर कर लिया। अगला मेंबर क्या है? बी ए, इसको कंसीडर किया। कितने अननोन फोर्सेस इस पे? 3। कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है? 3, तो 3 माइनस 3 0। तो जॉइंट बी पे डीएस की वैल्यू आ गई 0। अब मैं जॉइंट ए पे आया, मेंबर ए भी लगा हुआ था, ये कंसीडर हो गया। यानी ए पे सिर्फ क्या कंसीडर करनी है? रिएक्शन कंसीडर करनी है। ए पे कितनी रिएक्शन है मेरे पास?
ए पे कितनी रिएक्शन है मेरे पास? ओनली वन रिएक्शन है मेरे पास। कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन है? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, -2। सो 2 प्लस 0 -2 इक्वल्स टू 0। तो पूरे स्ट्रक्चर की डीएस कितनी हो गई? 0 हो गई। अब इसमें टाइम बहुत लगता है, इट कंज्यूम्स ह्यूज टाइम। हर जॉइंट पे मुझे डील करना पड़ेगा। जैसे जैसे जॉइंट बढ़ते जाएंगे मेथड लंबा होता जाएगा। बाकी ये भी एक तरीका है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने दोनों बता दिए आपको, आई हैव डिस्कस बोथ दी मेथड्स। तो जो रेड वाली पेन है पहला मेथड है, ब्लू वाली पेन है वो दूसरा मेथड है। रेड पेन फर्स्ट मेथड, ब्लू पेन सेकंड मेथड। प्रैक्टिस करने के लिए एक बार फ्रेम और लेता हूं मैं। दूसरी फ्रेम उठाई, डी। डी पे रिएक्शंस 2, मेंबर लगा हुआ है, इंटरनल फोर्सेस 3। सो 2 + 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, सो 2। सी पे एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर 3 - 3 0। बी पे दो मेंबर है, एक मेंबर हो गया 3 - 3 0। ए पे मेंबर कंप्लीट हो गया 1 - 3 -2। तो टोटल कितनी आ गई? 2 + 0 + 0 -2 = 0। क्लियर है? रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से किसी के लिए? बेटा थ्योरी क्लास थोड़ी चल रही है, पीवाई क्यों चल रहे हैं? थ्योरी क्लास है, इसके बाद वो लगाना। क्लियर है? आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू विद दी सेम। तो आगे आप इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया सवाल। कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट द स्टेटमेंट दैट the deflection caused by any external force is equal to the partial derivative. So deflection caused by any external force is equal to the partial derivative of strain energy with respect to the force. यानी del u by del p is equal to delta. Del u by del p is equal to delta. So deflection caused by any external force is equal to partial derivative of the strain energy with respect to that force. ये कौन सी थ्योरम है? ये कैस्टिग्लियानोस की सेकंड थ्योरम है। कैस्टिग्लियानो की पहली थ्योरम क्या बताती है? कैस्टिग्लियानो की पहली थ्योरम बताती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्शन गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू द फोर्स कॉजिंग दैट डिफ्लेक्शन। तो ये पहली थ्योरम है, ये दूसरी थ्योरम है। तो ये क्या आ गया? कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। क्लियर है? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। सी का दूसरा नेम क्या है? कौन से सी का? मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी का सी का दूसरा नेम क्या है? जो पीछे वाले में सी लिखा था। नंबर ऑफ कट थे। नंबर ऑफ कट की बात कर रहे हो? नो सर, दिस कैस्टिग्लियानो थ्योरम। ये भी कैस्टिग्लियानोस की थ्योरम है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की। तो कैस्टिग्लियानोस प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, इसमें सी का पूछ रहे हो, थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। इसका पूरा नाम है कैस्टिग्लियानोस प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, बहुत हो गया, इतना डिटेल में थोड़ी बताना है। आपने तो बोला था कि हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हमें ऊपर ऊपर से बताओ, डिटेल में मत बताओ। कौन बोल रहा था कल? कल कोई बोल रहा था सर हम तो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, इतना डिटेल में मत बताओ। मैंने कहा बढ़िया बात है, मतलब एसएससी जेई में ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। If a point load acting at the mid span
ऑफ अ फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन प्रोड्यूसेस फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, इफ अ पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द मिड स्पैन, एक पॉइंट लोड है जो कहां पर लग रहा है, एक पॉइंट लोड है जो कहां पर लग रहा है, मिड स्पैन पे लग रहा है। सो पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द मिड स्पैन, ये क्या कर रहा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज प्रोड्यूसिंग अ फिक्स्ड एंड मोमेंट। लेट अस सपोज ये ए है, लेट अस सपोज ये बी है। सो एम एफ ए बी इज इक्वल टू 60, एम एफ बी ए इज इक्वल टू 60। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है फिक्स्ड एंड मोमेंट की, तो मैं बोलूंगा एम एफ ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट पॉइंट लोड की वजह से, दिस इज इक्वल टू पी एल बाई 8, दिस इज इक्वल टू 60। सो दिस इज इक्वल टू 60। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं पी एल की वैल्यू निकाल सकता हूं, 60 इंटू 8, 8 6 48, तो 480। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या बोल रहा है ये सवाल, अब ये सवाल बोल रहा है दी सेम लोड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटायर स्पैन। इसी लोड को आपने यूनिफॉर्मली पूरे स्पैन के ऊपर स्प्रेड कर दिया। अगर इसी लोड को आपने यूनिफॉर्मली पूरे स्पैन के ऊपर स्प्रेड कर दिया, ये हमारी W हो गई। W की वैल्यू कितनी होगी, W की वैल्यू कितनी होगी, सो नाउ W इज इक्वल टू व्हाट, P बाय L। तो W हमारा P बाय L है। तो अगर UDL होता है तो उस समय हमारी फिक्स्ड एंड मोमेंट चेंज कर जाती है, सो MFBA। So for UDL fixed end moment is equal to what? अगर UDL है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितनी है, WL स्क्वायर बाय 12 है। क्लियर है चीज, सो इट इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 12। और W की वैल्यू क्या है हमारी, तो W की वैल्यू है हमारी W की वैल्यू है P बाय L। इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्वल टू WL, तो WL इंटू L बाय 12, इसका मतलब PL बाय 12, इसका मतलब 480 बाय 12। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, कंप्यूट दी वैल्यू, कितनी आ रही वैल्यू, सो इट कम्स आउट टू बी 40। तो 40 किलो न्यूटन मीटर आ गया आंसर। वो आंसर इज सी। क्लियर है पूरी कहानी, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेस्ट सूट करता है किसके लिए, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये सूट करता है दो चीजों के लिए, इट इज सूटेबल टू बी यूज फॉर प्लेन फ्रेम, एक तो प्लेन फ्रेम के लिए लगा सकते हो, दूसरा ये सूट करता है हमारी कंटिन्यूअस बीम के लिए, इट इज सूटेबल टू बी यूज फॉर कंटिन्यूअस बीम। तो एप्लीकेबल तो हर जगह है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन, बट इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड, बेस्ट सूटेड पूछ रहा है, या तो प्लेन फ्रेम के लिए या कंटिन्यूअस बीम के लिए। क्यों, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है, क्यों कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो सवाल ने क्या बोला, दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर व्हाट, पिन जॉइंट ट्रस नो, रिजिड फ्रेम, स्पेस फ्रेम, रिजिड फ्रेम आ गया, प्लेन फ्रेम आ गया, रिजिड फ्रेम, स्पेस फ्रेम नहीं, ट्रस बीम नहीं, कंटिन्यूअस बीम होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया बी। रिजिड क्या होती है, ये रे पीछे, ये भी सवाल करके तो आए हो, ये रिजिड फ्रेम ही तो है मेरी, दिस इज रिजिड फ्रेम ओनली। ये चार चार फ्रेम बने हुए आपके सामने रिजिड फ्रेम के। हाउ इरिगेशन इज रनिंग पैरेलली, हाउ इरिगेशन ऑल्सो रनिंग पैरेलली, बस सब प्रभु की माया है, सब जगह प्रेजेंट हूं मैं। तुम जहां देखोगे मुझे पाओगे।
चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा इस बार? A concentrated load P is supported by a free end of a quadrant ring AB whose end B is fixed, जिसका end B fixed है. The ratio of the vertical to the horizontal deflection of the end A. So ratio of the vertical to the horizontal. अच्छा बेटा ये तो सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. मेथड यूज करेंगे हम, यूनिट लोड मेथड. डिफ्लेक्शन निकालना, तो यूनिट लोड मेथड इज टू बी अप्लाइड. वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता, अब क्योंकि एसएससी जेई वाले हो बोलोगे भी नहीं, मैं तो बोल देता रट लेना. ऐसे ही करते होंगे कि रट लेना इसको. सो यूनिट लोड मेथड, पर सवाल ये कितना रटोगे. तो ये चीज है, ये प्रॉब्लम है हमारी. दिस इज द प्रॉब्लम. So a concentrated load P is supported by a free end of the quadrant ring AB whose end B is fixed. The ratio of the vertical to the horizontal deflection. तो vertical to the horizontal deflection पूछ रहा है. ठीक है, vertical to the horizontal deflection निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. So vertical to the horizontal deflection, we'll apply unit load method. क्या बोलता है unit load method? What does unit load method says? ये थीटा, थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर किया, डी थीटा, length of arc is ds which is equal to rd theta. So length of arc is equal to what? rd theta. तो अगर ये r है, ये थीटा है, this will be r sin theta. तो परपेंडिकुलर विल बी r sin theta. तो परपेंडिकुलर हमारी r sin theta हो जाएगी. दिस वैल्यू विल बी हाउ मच? ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू विल बी r cos theta. बेस हो जाएगा हमारा r cos theta. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस r cos theta. देखो मैंने सारे पैरामीटर लिख दिए यहाँ पे, एक सारे पैरामीटर लिख दिए मैंने यहाँ पे, ऑल दी पैरामीटर्स आई हैव मेंशन्ड. अब मैं इसमें लगा रहा हूँ यूनिट लोड मेथड. यूनिट लोड मेथड क्या बोलता है? यूनिट लोड मेथड ये बोलता है कि जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर क्या अप्लाई कर दो? यूनिट लोड अप्लाई कर दो. सिंपली अप्लाई द यूनिट लोड देयर. बेटा मैं तो आपको आंसर ही बता देता, डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं बताना ना. मैं तो आपको आंसर ही बता देता, ये आंसर है, मार्क कर लो आंसर. आंसर है π/2 लो. पर इस बहाने कम से कम एक मेथड पता चल जाएगा, दूसरे सवालों में लगेगा ये मेथड. ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे, पूछ ले बहुत अच्छी बात है, आंसर तो आ ही गया, पर कम से कम इस बहाने हम सीख तो लेंगे कि और भी तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. तो यूनिट लोड मेथड क्या बोलता है? यूनिट लोड मेथड बोलता है कि आप यूनिट लोड अप्लाई करो उस डायरेक्शन में जिसमें आपको क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन चाहिए. तो मैंने 1 यूनिट का लोड अप्लाई किया उस डायरेक्शन में जिसमें मेरे को डिफ्लेक्शन चाहिए. क्लियर है? वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए थी, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया. नाउ एज पर यूनिट लोड मेथड, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट बाय द एक्चुअल लोड इनटू मोमेंट बाय द यूनिट लोड इनटू ds अपॉन ei. क्या किया हमने? कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगा दिया. दिस इज द कास्टिग्लियानोस थ्योरम व्हिच वी हैव अप्लाइड. पीछे करी थी डेल्टा, इट इज इक्वल टू du बाय dp. तो du बाय dp, स्ट्रेन एनर्जी कौन सी स्ट्रेन एनर्जी? बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी. तो स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग में लिखी, उसका डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लोडिंग. हमारी क्या निकल के आ गई? डेल्टा निकल के आ गई. मैं तो बता ही रहा हूं भाई, बात तो सुनता ही नहीं हूं मैं किसकी. जो जो मेरे को बेस्ट लगता है बच्चों के लिए वो करता हूं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे. तो कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है हमारा मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग. छोटा एम क्या है? मोमेंट अप्लाइड ड्यू टू यूनिट लोड. मोमेंट अप्लाइड ड्यू टू यूनिट लोड. और ई और आई तो क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई हमें पता ही है.
सो आई इज ऑल्सो नोन टू अस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे निकालना है डेल्टा वर्टिकल, सो आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वर्टिकल, लाल कलर से लिखेंगे डेल्टा वर्टिकल। सो डेल्टा वर्टिकल, जरा मुझे बताना मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड, व्हाट द मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। जो सेक्शन आपने कंसीडर किया वहां पे मोमेंट कितनी है अप्लाइड लोड की वजह से। सो P इंटू P इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है r साइन थीटा। और मोमेंट का नेचर कैसा है, मोमेंट का नेचर है हॉगिंग, मोमेंट का नेचर कैसा है हॉगिंग है, तो माइनस साइन आ जाएगा। सो माइनस पी आर साइन थीटा, ये है कैपिटल एम। यूनिट लोड की वजह से मोमेंट कितना है यहाँ पे, यूनिट लोड की वजह से मोमेंट है अगेन माइनस 1 इंटू आर साइन थीटा। सो लोड इंटू डिफ्लेक्शन, तो यूनिट लोड है लोड इंटू डिफ्लेक्शन। सो लोड डिस्टेंस कितनी थी आर साइन थीटा थी, तो हमने लिख दिया मोमेंट यूनिट लोड की वजह से। ds की वैल्यू कितनी है, ds की वैल्यू है हमारी आर डी थीटा। तो ds की वैल्यू है आर डी थीटा डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय ई आई। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। सो मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, आर क्रॉस एफ। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने लीवर आर्म से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा पी आर स्क्वायर इंटीग्रल ई आई भी बाहर निकाल लिया 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होता है, ये आर क्यूब बन जाएगा। अब मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट करता हूं 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा पता होना चाहिए, कितनी होती है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये मैं कैलकुलेट नहीं करके दूंगा। व्हाट इज 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस शुड बी डायरेक्टली नोन टू यू, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो पी आर क्यूब अपॉन ई आई इंटू पाई बाय 4, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है हमारी, दिस इज अवर वर्टिकल डिफ्लेक्शन। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं बेटा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही है, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड ओनली। यहां तक कोई भी डाउट हो किसी को, अप टिल हियर एनी डाउट फॉर एनीवन, क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। अब अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट लोड लगाना पड़ेगा। तो मैंने यूनिट लोड लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब मैंने यूनिट लोड लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यूनिट लोड लगाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस इज द यूनिट लोड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर से हम लिखेंगे डेल्टा एच, डेल्टा एच इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2। जरा बताना एक्चुअल लोडिंग की वजह से मोमेंट कितनी है, सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। सो माइनस पी आर साइन थीटा, ये मेरा एक्चुअल लोड था। अब जो मैंने यूनिट लोड लगाया आर क्रॉस एफ, इसकी आर कितनी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी आर है आर माइनस आर कॉस थीटा। सो माइनस ऑफ 1 इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डीएस, डीएस हमारा है आर डी थीटा अपॉन ई आई, अपॉन ई आई, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंप्लीफाई किया इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी आर क्यूब अपॉन ई आई बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। जरा कोई मुझे इंटीग्रेट करके बताएगा इसे, जरा कोई मुझे बताएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे इंटीग्रेट करूं, हाउ टू इंटीग्रेट दिस। जरा कोई मुझे बताएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे इंटीग्रेट करूं, हाउ टू इंटीग्रेट दिस। मल्टीप्लाई कर दो या साइन थीटा को अंदर ले जाओ, तो साइन थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो अलग अलग तो इंटीग्रेट कर ही सकता हूं मैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रल, तो उसको मैं और क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यूब बाय ई आई इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब जरा इंटीग्रेशन करके दे दो आप मुझे कितनी आ रही है। सो पी आर क्यूब अपॉन ई आई इंटू, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है,
पंडित ने बिल्कुल सही बात बोली, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। आज मैं सीरियसली पढ़ रही हूँ, कल आपने बोला था मैंने सब छोड़ दिया। पढ़ रही हूँ? लड़की हो तुम? लड़कियों की इतनी बदमाशी करते हो तुम? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? क्या रिजल्ट आ रहा है? इसको तो इंटीग्रेट करके दे दो। चलो इंटीग्रेट कर देना, इट कम्स आउट टू बी 1/2। ये 1/2 निकल के आता है। सो डेल्टा वी बाय डेल्टा एच, सो पी आर क्यूब अपॉन ई आई इंटू π/4 डिवाइड बाय पी आर क्यूब अपॉन ई आई इंटू 1/2 कैंसल आउट हुआ। π/4 इंटू 2 इज इक्वल टू π/2। सो आंसर कम्स आउट टू बी π/2। तो रटना है, रट लो इसको। एग्जाम में चेंज कर देगा, पर मेथड ये लगाना है आपको, मेथड विल बी सेम। अब यहीं से समझ में आ गया, अगर ये डिफ्लेक्शन वाला सवाल आता है पेपर के अंदर, आप इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तब तो अच्छी बात है, इफ यू नो दी स्टैंडर्ड रिजल्ट वेल एंड फाइन, बट इफ यू डोंट नो दी स्टैंडर्ड रिजल्ट तो इन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आंसर तो निकल के आ जाएगा, पर टाइम बहुत खाएगा ये आपका। तो ये चीजें भी सीखनी पड़ती हैं कि कौन से सवाल को अटेम्प्ट करें, कौन से को अटेम्प्ट नहीं करें। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लर्निंग का। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बस सब कुछ पढ़े जाओ, मेरे को ये भी सीखना है कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं करना। तो मैं अगर होता पेपर में ये सवाल करता ही नहीं, अगर नहीं आता तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट टर्म बता दीजिए प्लीज। हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट टर्म बता दीजिए। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कैपिटल एम। कैपिटल एम मीन्स मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड की मोमेंट कितनी है? पी इंटू आर साइन थीटा। तो मोमेंट ही तो निकालना है, आर क्रॉस एफ। तो ये पी है, ये फोर्स है मेरा, और डिस्टेंस कितनी है? आर साइन थीटा। सो दिस इज आर साइन थीटा। क्लियर नीतीश? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। In the moment distribution method, the ratio of the moment shared by the member to the applied moment at the joint. In the moment distribution method, the ratio of the moment shared by the member. So moment distribution method है। So moment distribution method. Let us suppose ये है moment distribution method हमारी। So moment distribution method. The ratio of the moment shared by the member to the applied moment. This is technically termed as what? ये देखो रजवी ने गलत बता दिया। अरे भैया कैरी ओवर फैक्टर थोड़ी होता है, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द मोमेंट शेयर्ड बाय द मेंबर टू द अप्लाइड मोमेंट, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दिस इज नॉट कैरी ओवर फैक्टर। ये कैरी ओवर फैक्टर नहीं होती है। व्हाट इज कैरी ओवर फैक्टर? व्हाट इज कैरी ओवर फैक्टर? द मोमेंट विच इज, हाँ, द मोमेंट विच इज शेयर्ड बाय द फार एंड ऑफ द मेंबर, the moment which is shared by the far end of the member is known as what? Carryover factor. So moment shared by the member itself is known as distribution factor, but the moment which is shared by the far end of the member, this is known as carryover factor. तो उसने carryover factor थोड़ी पूछा है। तो जितना भी मोमेंट आपने लगाया, ये हर मेंबर ने कितना सपोर्ट किया, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे डिफाइंड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिफाइंड होती है हमारी स्टिफनेस ऑफ द मेंबर अपॉन टोटल स्टिफनेस
of joint. So total stiffness of the joint. क्लियर है? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे. Next point of reference. A beam of span 5 meter fixed at A and B carries a point load of 50 kilonewton at 2 meter from A. बनाना पड़ेगा डायग्राम. A beam of span 5 meter. So beam of span 5 meter fixed at A and B carries a point load of 50 kilonewton at 2 meters. तो ये दूरी 2 मीटर है, तो ये 50 किलो न्यूटन है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये A है, ये B है. तो सपोर्ट A सपोर्ट B. फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछ रहा है आपसे, निकाल सकते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट MFAB is equal to what? PAB square by L square. So this is equal to 50. इसको मैं A बोल दूंगा, इसको मैं B बोल दूंगा, into 3 square by 5 square. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. सो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व इट. तो ये हो गया 525, 2 4 6 24. तो 24 आ रही है, 24 आ रहा नहीं है. 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36. सो 9 इंटू 4 36, तो ये 36 है. और MFBA निकाले. MFBA is equal to PA square B upon L square. So 50 into 2 square into 3 divide by 5 square. तो 25 2 4 8 8 ये 24. So 24. So 36 and 24. डायरेक्शन क्या है? 36 कैसा है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज. और 24 कैसा है हमारा? क्लॉकवाइज. सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? ये डी कौन है? सो 24 किलो न्यूटन ये क्लॉकवाइज होगा फिर. सो क्लॉकवाइज. सो आंसर इज डी. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. दुर्गा शंकर कैसे? सी कैसे हो गया? चले आगे. आपका दिल किसने दिखाया सर जी? किसने दिखाया? दुखाया? अरे यार तुम पढ़ लो यार, फालतू की बातें करता है. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस वेरीज फ्रॉम. इकोनॉमिकल स्पेसिंग, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है. इकोनॉमिकल स्पेसिंग. Economical spacing of the trusses is that spacing for which the overall cost of the truss comes out to be minimum. तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग वो स्पेसिंग होती है जिसमें टोटल कॉस्ट क्या निकल के आ जाए? मिनिमम निकल के आ जाए. ये तब होती है जब हम स्पेसिंग ट्रसेस की कितनी रखें? L/4 से लेके L/5 के बीच में रखें. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है. सो इट इज इन द रेंज ऑफ L/5 टू L/4. 2 पीपल यार. सो इट इज इन द रेंज ऑफ L/5 टू L/4. मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको ये. मेरे नोट्स में स्टैंडर्ड नोट्स चेक कर लेना, वहां पे डायरेक्टली चीज मिल जाएगी आपको मेंशन. डायरेक्टली विल फाइंड दिस. तो स्पैन बाय 4 टू स्पैन बाय 5, ये इकोनॉमिकल स्पेसिंग होती है, स्टैंडर्ड है. चलो जल्दी करो, 3-4 सवाल और बचे हैं, खत्म करते हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है. द सैग टाई इन अ ट्रस इज मेनली यूज्ड टू रिड्यूस. बढ़िया सवाल. सैग टाई, ट्रस में सैग टाई क्यों यूज करते हैं? तो सैग टाई क्यों यूज करते हैं?
ठीक है, तो सैग टाई पहले तो बताना पड़ेगा सैग टाई क्या होती है। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सैग टाई? दिस इज टर्म्ड एज सैग टाई। तो जो मैं आपको ब्लू कलर से बना के दिखा रहा हूं उसको बोलते हैं सैग टाई। तो जो आप वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड करते हो, द वर्टिकल मेंबर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, दिस इज टर्म्ड एज सैग टाई। तो ट्रस है, ये हमारी सैग टाई होती है, दिस इज टर्म्ड एज सैग टाई। अब देख के समझ में आ जाएगा आपको क्या है सैग टाई। तो एक जो टेंशन मेंबर है, इसका मतलब ये क्या करता है, सैगिंग से बचाता है। सैगिंग से बचाता है, सैगिंग किसकी वजह से? सैगिंग एक तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से और सैगिंग खुद के वेट की वजह से। तो हमारा जो ट्रस है, इसमें जो मेंबर लगे हुए हैं, इनके वेट की वजह से भी क्या हो जाती है, ट्रस सैग हो जाती है। तो खुद के वेट की वजह से भी सैगिंग होती है। सैगिंग हॉगिंग किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द मोमेंट। और उस मोमेंट की वजह से हमारे ट्रस में क्या आता है, डिफ्लेक्शन भी आता है। तो सैग टाई का पर्पस होता है कि ट्रस के वेट की वजह से जो मोमेंट डेवलप हुआ या जो डिफ्लेक्शन आई उसको रिड्यूस करा दे। तो पर्पस ऑफ द सैग टाई इज टू रिड्यूस द मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द सेल्फ वेट, टू अवॉइड द सैगिंग। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाम से बता सकते हो आप, विकास सिंह, बिल्कुल सही बात बोली आपने। नेम में लिखा है, सही है, मतलब बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो। व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम? बोल रहा है ट्रस और बीम में मेजर डिफरेंस बता दो क्या है। बीम ट्रांसमिट करती है किसको? बीम ट्रांसमिट करती है बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स को। So beam is designed to resist what? Bending moment and shear. Truss is designed to resist what? Truss डिजाइन करते हैं क्या resist करने के लिए? Truss is designed to resist what? Axial loading और axial force. तो beam डिजाइन होती है to resist bending moment and shear, and truss is designed to resist axial force. इसका काम होता है axial force को resist करना। axial force कैसा हो सकता है? axial force कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है। क्लियर है? सैग टाई एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, बिल्कुल एक से ज्यादा भी दे सकते हो। यू कैन प्रोवाइड मोर देन वन सैग टाई ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो स्पैन है वो बड़ी हो गई, वेट बढ़ गया मेंबर का, तो एक से ज्यादा सैग टाई भी देनी पड़ सकती है आपको। यू कैन प्रोवाइड मोर देन वन सैग टाई, कोई इशू नहीं है। ये लो, एक से ज्यादा सैग टाई दे दी आपको, मोर देन वन सैग टाई इज प्रोवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम? अब निकाल लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मैंने बता दिया, बीम रेजिस्ट करती है बीम बेंडिंग मोमेंट शेयर को, और हमारा ट्रस रेजिस्ट करता है एक्सियल फोर्स को। सो बीम can't transmit load in vertical direction, it can transmit, while truss can। ट्रस में शेयर कहां से आ गया? बीम can't transmit, गलत बात हो गई। तो बीम कैन ट्रांसमिट शेयर, तो शेयर होती है हमारी वर्टिकल फोर्सिंग। ट्रस can't transmit load in vertical direction, बीम कैन, बिल्कुल सही बात है। बीम can't transmit load in axial direction, सही बात है, while truss can। बीम can't transmit load in axial direction, तो ये बोल रहा है बीम ट्रांसमिट नहीं कर सकती लोड इन एक्सियल डायरेक्शन, while truss can। नेक्स्ट, ट्रस can't transmit axial direction, गलत स्टेटमेंट हो गई, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी आ गया। करती है ना, तो तभी तो गलत है बेटा स्टेटमेंट, तभी तो स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? चलें आगे, चल वी कंटिन्यू। कॉलम वर्टिकल बीम हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल बीम हॉरिजॉन्टल, चलो जल्दी आगे बढ़ो। सी गलत कैसे है? बीम कैन ट्रांसमिट लोड इन एक्सियल डायरेक्शन, वाह भाई, IS 456 गायब।
IS-456 गायब हो गया पूरा। ये एक्सियल लोडिंग भी ट्रांसफर कर सकती है बीम। ये बीम बनी हुई है हमारी, एक्सियल लोड ट्रांसफर नहीं करती क्या भैया? बीम कैन, इट कैन ट्रांसमिट लोड इन एक्सियल डायरेक्शन। भैया एक्सियल लोडिंग के लिए भी डिजाइन करते हैं बीम को, वो कांट लिखा हुआ है, तो इट कैन ट्रांसमिट लोड। चलो टाइम खत्म हो गया, दूसरी क्लास है, चलो फटाफट करो अगर ये वाला सवाल हो जाता है, खत्म करता हूँ उसको मैं। दूसरा सवाल बड़ा है क्या? दूसरी क्लास भी है, हाँ यार 2 सवाल है। चलो देखते हैं क्या है। फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी ऑफ द ट्रस एज शोन इन द फिगर बिलो बाय मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। द सेक्शन इज मेड टू पास, सेक्शन कहाँ से पास किया? ए बी से, ए डी से, ई डी से, ए बी से, ए डी से और ई डी से सेक्शन पास किया ये, ठीक है। सेक्शन पास किया, तो सेक्शन पास किया तो ये सिचुएशन आ गई हमारी, सेक्शन पास किया तो ये सिचुएशन आ गई, दिस इज द सिचुएशन। तो ये हमारा है 100 टन, ये हमारा है 1 टन, ये हमारे फोर्सेस आ गए, दीज आर आवर फोर्सेस। फोर्स इन ए बी, फोर्स इन ए डी, फोर्स इन डी ई। द मोमेंट्स आर टेकन अबाउट, मोमेंट किसके अबाउट लोगे? तो मोमेंट हम लेंगे किसके अबाउट? ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो मैं मोमेंट ले लूंगा डी के अबाउट, क्योंकि डी के अबाउट मोमेंट लूंगा, इन दोनों का मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आई टेक द मोमेंट अबाउट डी। मेरे नोट्स कहाँ मिलेंगे? चले आगे, चलो लास्ट सवाल। 9 बजे मेरी दूसरी क्लास है, फटाफट करो। The force in EC of the truss shown in the figure below. The force in EC of the truss. EC में फोर्स निकालना है, डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। फोर्स इन मेंबर EC कैन बी फाउंड डायरेक्टली, जॉइंट को उठाया, फोर्स DE, फोर्स EF 5 टन, फोर्स EC, तो फोर्स आ गया मेंबर EC के अंदर, डायरेक्टली निकाल लो। So force in member EC can be found directly. तो हम बोलेंगे सिग्मा Fy equals to 0. So force in EC minus 5 is equal to 0. Force in EC is equal to 5 टन, 5 टन आ गई। क्या नेचर है इसका? What is the nature of this? What is the nature of this? क्या नेचर है इस फोर्स का? कंप्रेसिव, बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब दूसरी क्लास लगाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस की क्लास है, विल मीट देयर। लास्ट क्वेश्चन ये हो तो गया, लास्ट क्वेश्चन है 0, 25 यही तो क्वेश्चन है हमारा। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, 9 बजे दूसरी क्लास है मेरी, 9:02 हो गए। आई हैव टू स्टार्ट द सेकंड क्लास आल्सो।